Hello students, welcome to SVS English classes. We are here with a new point named active and passive voice. Okay, active and passive voice. एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ की हम यहाँ चर्चा करेंगे। पहली बात हम चर्चा करते हैं कि पैसिव वॉइस कितने टेंस की बनती है। पैसिव वॉइस 8 टेंसेज की बनाई जाती है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 4 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, 5 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 6 पास्ट परफेक्ट टेंस, 7 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ठीक है। आगे ऐसा नहीं कह सकते कि इन 8 टेंसेस के प्रत्येक सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनती है, ये नहीं कह सकते। 8 टेंस की बनती है तो ऐसा नहीं कि इन 8 टेंस में आने वाले प्रत्येक वाक्य की पैसिव वॉइस बन जाएगी, नहीं। पैसिव वॉइस उसी सेंटेंस की बनेगी जिसमें मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। यदि मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनेगी, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। यानी कि वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, इनट्रांजिटिव नहीं। केवल ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं। नंबर 2 ऑब्जेक्ट की जानकारी के लिए व्हाट और whom से प्रश्न करने पर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट है, और यदि आंसर नहीं मिलता तो ऑब्जेक्ट नहीं है। आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट है, उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनेगी। और ऑब्जेक्ट आंसर नहीं मिलता तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। व्हाट से प्रश्न करने पर उत्तर में किसी वस्तु की जानकारी होती है, और होम से प्रश्न करने पर किसी व्यक्ति की जानकारी होती है। देखिए हम कुछ सेंटेंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। किस सेंटेंस में मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है और किस में नहीं है। पहला सेंटेंस है he goes to school डेली। देखिए ही गोज टू स्कूल डेली, सेंटेंस के अंदर वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव, इसकी जानकारी करने के लिए हम इन ऊपर बताए गए 2 शब्दों से क्वेश्चन बनाएंगे, व्हाट और होम से। यहाँ देखते हैं ही गोज टू स्कूल डेली। अगर हम हिंदी में बोलें वह किया जाता है, वह किसे जाता है, ठीक है। इस तो हमने हिंदी में बोल दिया, लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डज ही गो टू स्कूल डेली। नो आंसर, कोई वस्तु नहीं है। होम डज ही गो टू स्कूल डेली, नो आंसर, कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर ऑब्जेक्ट हो। और ध्यान देंगे यदि हम देखते हैं यहाँ पर जो गो वर्ब है, सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्रिया जैसे हम कहेंगे ये क्रिया ये बतलाती है कि ही कौन सा काम करता है, तो कौन सा काम करता है, जाने का काम करता है, जाने की क्रिया करता है। तो इस बात को समझेंगे कि जो सब्जेक्ट काम कर रहा है या करता है वो दूसरे के ऊपर कर रहा है या अपने ऊपर कर रहा है। ही स्कूल जाता है तो ही खुद ही तो जाता है, किसी दूसरे पर जाने का काम नहीं कर रहा है। हम ये कह सकते हैं
कि जब सब्जेक्ट किसी कार्य को करता है और उसका प्रभाव खुद उसके ऊपर ही पड़ता है तो वहाँ पर वर्ब इंट्रांजिटिव होती है, और जब सब्जेक्ट किसी काम को करता है और वो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है तो वहाँ वर्ब ट्रांजिटिव होती है, वहाँ मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, नो ऑब्जेक्ट। ही रैन फास्ट, दूसरा सेंटेंस लेते हैं। वह तेज दौड़ा, दौड़ना काम कौन कर रहा है? ही ने दौड़ने की क्रिया की, किसके ऊपर की? अपने ऊपर की, ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं, वो खुद ही दौड़ करके आया या गया। तो यहाँ भी वर्ब इंट्रांजिटिव है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ भी वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव है। अब देखिए यही वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन हम इसको लिखते हैं किस प्रकार से? सी रैन ए रेस। अब इस सेंटेंस देखिए, सी ने क्या दौड़ा? एक रेस दौड़ी। What did she run? A race? We get an answer, a race. तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। इस सेंटेंस में जो रैन है वो इंट्रांजिटिव है और यहाँ पर ट्रांजिटिव है, तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। व्हाट के प्रश्न के उत्तर में मिल रहा है, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है। नंबर 4, मदर कुक्स फूड। माता खाना बनाती है, तो माता कौन सी क्रिया करती है? खाना बनाने की क्रिया करती है। किसके ऊपर करती है? फूड के ऊपर, अपने ऊपर नहीं, ठीक है। व्हाट डज मदर कुक? आंसर फूड। तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी मदर bought a doll for me। माता ने क्या खरीदा? ए डॉल। किसके लिए खरीदी? मी के लिए। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, ये वस्तु है और ये व्यक्ति है। सामान्य रूप से व्यक्ति पहले आता है और वस्तु बाद में आती है। जो व्यक्ति होता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो माता ने क्या खरीदा? ए डॉल। किसके लिए खरीदा? मी के लिए खरीदा। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनती है। यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट बाद में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को रिपीट कर रहे हैं। मदर bought me a doll। यहाँ इनडायरेक्ट पहले आ गया और डायरेक्ट बाद में है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंस को देखिए।
जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामान्य रूप से पहले आता है और डायरेक्ट बाद में, लेकिन यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है और इनडायरेक्ट को बाद में, तो इनडायरेक्ट से पहले उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग भी किया जाता है। ये प्रीपोजिशन अलग अलग वर्ब के साथ अलग अलग प्रयोग की जाती है। बाई की फॉर्म के बाद डायरेक्ट पहले आता है, इनडायरेक्ट बाद में आता है, तो फोर आता है। यदि गिव है वर्ब, उसमें डायरेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट पहले बाद में आता है, तो इनडायरेक्ट से पहले टू आता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर वर्ब के ऑब्जेक्ट की जानकारी करना। यदि सब्जेक्ट किसी काम को अपने ऊपर कर रहा है तो उस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। दूसरे के ऊपर कर रहा है तो उस सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, और वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनेगी, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाने के नियम, कुछ नियम हैं, यहाँ पर हम उनकी जानकारी करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 2, क्रम से, क्योंकि हम स्टार्ट जो है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने करेंगे, नंबर 1 पर जो है हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 2, टेंस, व नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। 3, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर और प्रीपोजिशन बाई से जोड़कर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखते हैं। मेन वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट होने पर पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर रखते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद रखते हैं। यही जहाँ पर वो रखा होता है वहीं पर रखा रहेगा, अपने स्थान पर ही, उसमें से पहले वाले को सब्जेक्ट बना देंगे। तब इसके बाद सब्जेक्ट को, जो पहला सब्जेक्ट है, को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई से जोड़कर रखते हैं। नंबर 5 है बाई ऑब्जेक्ट को, यानी बाई के बाद जो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर रखते हैं को बाई डूअर या बाई एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो होता है काम करने वाला। डू मीन्स करना और डूअर मीन्स करने वाला, तो वह सब्जेक्ट होता है तो हम उसे डूअर भी कहते हैं। एजेंट का मीनिंग भी काम करने वाला होता है। किसी कंपनी का एजेंट होता है, उसका काम क्या होता है? कंपनी का काम करना होता है। तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस के अंदर काम करने वाला कौन है, उसे हम डूअर कहेंगे। ठीक है, ये उपरोक्त नियम सभी 8 टेंसेज व इंपेरेटिव सेंटेंस और मॉडल्स की पीवी बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1 आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले पहचान है 3 पॉइंट में। इस टेंस के वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा होता है। नंबर 2, अगर ये नहीं है तो क्या होगा सेंटेंस में? डज नॉट होगा या डू नॉट होगा प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर नेवर के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही होगी, या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा होता है। नंबर 3, सेंटेंस के शुरू में डू डज होगा या डू डज से पहले कोई क्वेश्चन वर्ड दिया होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, ये पहचान है। नंबर 4 है इस टेंस की पीवी बनाने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और सब्जेक्ट आई के साथ एम के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये पहले 3 पॉइंट पहचान के हैं और चौथा पॉइंट पैसिव वॉइस बनाने का है। ये इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय डूअर प्लस अदर। अब देखिए पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती क्यों है। एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में अंतर क्या है? ही राइट्स ए लेटर, ही कौन सी क्रिया कर रहा है? लिखने की क्रिया कर रहा है। क्या? ए लेटर। तो इस सेंटेंस में जो डूअर है वो सब्जेक्ट है। इन एक्टिव वॉइस
सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट किसी काम को करने वाला होता है, सक्रिय होता है। एक्टिव मीन्स सक्रिय, ठीक है। जब किसी कार्य के करने के लिए सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है तो हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। किसी बात को कहने के लिए हम दो वॉइस का प्रयोग करते हैं, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव में सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है और पैसिव में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर ही पत्र लिखने का कार्य करता है, ये सब्जेक्ट एक्टिव है और इसमें जो वॉइस कहलाएगी वो एक्टिव वॉइस कहलाएगी। ही क्या लिखता है? ए लेटर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो नंबर 1 क्या है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ए स्मॉल से बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ कैपिटल से बनाएंगे। ए लेटर एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इज का प्रयोग करेंगे। अब राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है। अब इस थर्ड फॉर्म के बाद ये पहला सब्जेक्ट है, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पहली वर्ब है। अब नया सब्जेक्ट हमारा क्या बना? ए लेटर। नई वर्ब क्या है? इज रिटन। अब ये पहला सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और थर्ड फॉर्म के बाद प्रीपोजिशन बाय को रखेंगे, बाय हिम। अब इन दोनों सेंटेंस में देखते हैं, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर ए लेटर। यहाँ पर ही पत्र को लिखने का काम करता है। ही सब्जेक्ट एक्टिव है, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट रखा हुआ, किसको रखा हमने? ए लेटर को। किसके स्थान पर है? ही के स्थान पर है। तो ए लेटर सब्जेक्ट होते हुए भी किसी भी काम को करने में समर्थ नहीं है। ए लेटर किसी काम पत्र को लिखता नहीं है, ए लेटर खुद नहीं लिखता, बल्कि ये सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य से प्रभावित होता है। इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट इज नॉट द डूअर ऑफ एन एक्शन बट इज इन्फ्लुएंस्ड विद द एक्शन ऑफ अदर पर्सन। तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य को नहीं करता, अर्थात पैसिव रहता। एक्टिव मीन्स सक्रिय और पैसिव मीन्स निष्क्रिय। यहाँ सब्जेक्ट सक्रिय है, काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है, काम को करता हुआ नहीं पाया जाता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ए लेटर है, ये कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि इसके ऊपर काम किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? हिम के द्वारा, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, ये हमने आपको डिटेल में बताया और अनेक एग्जाम्पल्स के माध्यम से हर प्रकार के वाक्य को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड so that the topic of active and passive voice may be clear to you. Study each sentence very carefully. He writes a letter to his father. अब देखिए ऊपर का सेंटेंस ही हमने यहाँ पर नीचे रिपीट किया है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, व्हाट डज ही राइट? ए लेटर। यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज ही राइट? ए लेटर, ठीक है। लेकिन आगे भी लिखा हुआ है, होम डज ही राइट ए लेटर टू हिज फादर। दो ऑब्जेक्ट हैं। जिन सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनकी पैसिव वॉइस भी दो प्रकार से बनती है, ठीक है। और दो ऑब्जेक्ट होने पर जो ऑब्जेक्ट पहले होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ए लेटर और टू हिज फादर। तो हम पहले इसको लेते हैं, तो ए लेटर इज रिटन। अब देखिए ऊपर तो रिटन के बाद बाय हिम आ गया था, लेकिन यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं। पहले ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया,
दूसरा ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म के बाद अपने स्थान पर ही काम रहेगा। टू हिज फादर है तो टू हिज फादर ही रहेगा, इसमें से टू हटेगा नहीं। हिज फादर। अब इसके बाद ये हमारा जो डूअर है, सब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन से जुड़ करके आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, हम जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो पहले को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्यों एडवाइज किया जाता है, यहाँ सेंटेंस को देखेंगे। जब हमने पहले को सब्जेक्ट बनाया तो हमारा टू हिज फादर, दूसरा ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म के बाद जो का त्यों आ गया, टू हिज फादर। ठीक है, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन भी रिटन के बाद आई। यदि हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं बाद वाले को तो क्या होगा, हिज फादर। फादर सिंगुलर नंबर है, इज थर्ड फॉर्म, रिटन। जब हमने यहां से हिज फादर को सब्जेक्ट बना दिया तो ये बची इससे पहले प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यहां नहीं रखी जाने की, शुरू में टू हिज फादर नहीं, प्रीपोजिशन साथ में नहीं आने की है, केवल हिज फादर आएगा, टू यहीं पर रहेगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर ए लेटर हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब ये टू यहाँ पर आएगा, लेटर के बाद टू आ रहा है तो ऐसा नहीं कि टू यहाँ पर, अब प्रीपोजिशन हट जाएगी। यदि हम यहाँ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले प्रीपोजिशन आ रही है। ठीक है, यदि हम बाद में आने वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये तो मेन वर्ब के बाद लेटर यहाँ आ ही जाएगा, तो फिर ये टू का प्रयोग नहीं होगा, इस प्रीपोजिशन को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करना ध्यान नहीं रहता है तो समस्या रहेगी, तो इसलिए पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना ही बेटर रहता है। आई गिव हिम ए पेन, इसको देखिए कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो। आई क्या देता है, ए पेन। किससे देता है, हिम को। पहला ऑब्जेक्ट हिम है, इसको बनाते हैं सब्जेक्ट। ही इज, गिव की थर्ड फॉर्म, गिवन। दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा ए पेन। ठीक, इसके बाद में डूअर, बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। देखिए यहाँ पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट है। ऊपर वाले में डायरेक्ट पहले आ रहा था और इनडायरेक्ट बाद में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर भी पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो हमें यहाँ कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, न कोई चीज़ हटानी पड़ रही है ना जोड़नी पड़ रही है। देखो यहाँ पर पहले को बनाया तो टू हिज फादर थर्ड फॉर्म के बाद रखा हुआ है, यहाँ से हमने टू को हटाया ही नहीं, लेकिन हमने बाद वाले को बनाया तो फिर टू को हटाना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, हिम को बनाया है यहाँ पर तो ए पेन मेन वर्ब के बाद इजीली आ गया, हमने कुछ जोड़ा नहीं है। इसके बाद बाय मी, यदि हम बाद वाले को सब्जेक्ट बनाते हैं, ए पेन इज गिवन। अब देखिए मेन वर्ब के बाद में यहाँ क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, हमने बाद वाले को सब्जेक्ट बना दिया। जब मेन वर्ब के बाद में हिम आ रहा तो ऐसा नहीं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऐसे ही हिम रख देंगे, नहीं, यहाँ प्रीपोजिशन टू लगानी पड़ेगी, तब यहाँ पर हिम आएगा। तो ऊपर तो हमने प्रीपोजिशन को हटाया इस सेंटेंस में, ठीक है, या जब हमने बाद वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर भी हम बाद वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमें यहाँ टू प्रीपोजिशन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू, और यह है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इससे पहले टू का प्रयोग किया गया। तो हमें अनावश्यक चीज को लगाना और अनावश्यक रूप से किसी चीज को हटाना, अन्यथा का वर्क करना है। तो सही तरीका यह है कि दो ऑब्जेक्ट हैं तो पहले को सब्जेक्ट बनाइए, दूसरा थर्ड फॉर्म के बाद रखा जाएगा। दिस बॉय ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो इसमें द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, द ट्रूथ, ट्रूथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, तो यहाँ पर इज वर्ब आएगी। ये ऑलवेज एडवर्ब है, मेन वर्ब से पहले आ रहा है, ठीक है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन होती है तो उन दोनों के बीच में आ जाता है, तो ट्रूथ इज ऑलवेज। स्पीक की थर्ड फॉर्म
स्पोकन। डूअर इसमें दिस बॉय है तो लिख देंगे बाय दिस बॉय। मीरा नेवर हेल्प्स हर ब्रदर। तो नेवर क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो हेल्प्स हर ब्रदर, हर ऑब्जेक्ट भी होता है और पजेसिव भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह हर पजेसिव के रूप में आया हुआ है। इधर आकर के सी ब्रदर नहीं होगा, हर ब्रदर ही होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे। हर ब्रदर सिंगुलर नंबर है, इज। ये नेवर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। नेवर हेल्प्ड बाय मीरा। एक बात और ध्यान देंगे, यह जैसे मीरा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हर ब्रदर सब्जेक्ट है। नेवर हेल्प्स ये एक्टिव वर्ब है। इज नेवर हेल्प्ड ये वर्ब पैसिव है। और ये वर्ब ये शो कर रही है कि जो भी कार्य किया जा रहा है वो ब्रदर के ऊपर किया जा रहा है। किसके द्वारा? बाय मीरा। तो ये नया सब्जेक्ट, ये पुराना सब्जेक्ट है, ये नया सब्जेक्ट है। नेवर हेल्प्स पुरानी एक्टिव वर्ब है। इज नेवर हेल्प्ड नई पैसिव वर्ब है। हर ब्रदर ये पुराना ऑब्जेक्ट है और बाय मीरा ये नया ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, वर्ब के स्थान पर वर्ब और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। इनका स्थान चेंज नहीं हो रहा है। इस चीज को भी ध्यान देंगे। ये नेगेटिव है। यू डू नॉट गिव ए बुक टू मी। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है और इनडायरेक्ट बाद में, तो पहले को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ए बुक इज, यहां एक्टिव में हेल्पिंग डू है, पैसिव में इज। ठीक उसी क्रम में आ रही है। हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट एक शब्द का, दो शब्द का, तीन शब्द का हो सकता है, लेकिन वो एक में ही काउंट होता है। यहाँ सब्जेक्ट है एक, यहाँ सब्जेक्ट है दो शब्द, तो ये दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं कि ये तीन या दो सब्जेक्ट हो गए, इनमें से एक को ही लेंगे, ऐसा नहीं है। गिवन पहला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिया, टू मी इसके बाद आएगा। बाय यू। यदि हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार से, मैं केवल ओरल बता रहा हूं। आई एम नॉट गिवन ए बुक बाय यू। टू को डिलीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, हर मदर डज नॉट ब्रिंग मी मिल्क। तो इसमें मी ऑब्जेक्ट है और मिल्क ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट है और ये डायरेक्ट है। तो हम पहले को लेते हैं, आई के साथ एम। देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है वो दो शब्दों का है। यहाँ जो हमारा नया सब्जेक्ट बनकर आ रहा है वो केवल एक शब्द है, बल्कि एक अल्फाबेट ही है। आई एम नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव की हेल्पिंग अलग होती है और पैसिव की अलग होती है। इस चीज को भी समझेंगे। आई एम नॉट ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। ये तो यहां बाहर बन गया। अब इसके बाद मिल्क आ जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में वर्ब के कितने ऑब्जेक्ट हैं ये भी हमारी नॉलेज के आधार पर हमें जानकारी में आना चाहिए। ठीक है। मिल्क, ब्रॉट मिल्क। और ये हर मदर जो है डूअर है, तो बाय हर मदर। ठीक है। यदि हम इसमें मिल्क को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा? मिल्क इज नॉट ब्रॉट। अब देखिए, मेन वर्ब के बाद ब्रिंग आ रहा है। यहां जब मेन वर्ब के बाद ब्रिंग, ब्रॉट के थर्ड फॉर्म के बाद में मी आएगा तो सीधा ब्रॉट मी नहीं आने का। अभी जैसे ऊपर बाई के बाद जब हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो इनडायरेक्ट से पहले फोर रखा था। यहां पर जब हम
मिल्क को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इस मी से पहले और थर्ड फॉर्म के बाद फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर मी बाय हर मदर। तो बाद वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने में क्या परेशानी है हमें, या हमें प्रीपोजिशन फॉर, मी से पहले फॉर और रखना पड़ा। तो इस चीज को समझेंगे। ये दो ऑब्जेक्ट है तो केवल पहले को ही सब्जेक्ट बनाए, बाद वाले को नहीं। बाद वाले को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद रखेंगे। ये इंटरोगेटिव है। डज फादर बाई ए बॉल फॉर अस। ये है, देखिए ऊपर गिव वर्ब आ रही थी तो इंडायरेक्ट से पहले टू था। यहाँ पर बाई और ब्रिंग है तो इनकी थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के बाद जब डायरेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट बाद में तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये सेंटेंस फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव है। फादर क्या खरीदते हैं, ए बॉल। किसके लिए, अस के लिए। तो ए बॉल के अनुसार जो हमारी हेल्पिंग आएगी वो इज आएगी और वो शुरू में रखेंगे। इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव ही बनेगा, इज ए बॉल। ठीक है, हेल्पिंग के स्थान पर हेल्पिंग, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। ये मेन वर्ब है, इसको थर्ड फॉर्म करके लिखा जाएगा, बॉट। ये स्थान यहां से खाली हो गया, ये बाहर चला गया। अब फॉर अस, ये अपने स्थान पर ही रहा। और डूअर कौन है इसमें, फादर। बाय फादर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और अब देखिए इसमें तो हमने फॉरस को जो करते हुए रख दिया। यदि हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा, अस का सब्जेक्ट होता है वी, और वी के अनुसार आएगी हेल्पिंग आर, और आर को रखेंगे शुरू में। आर वी बॉट ए बॉल। ठीक है। अब इस फॉर को हटा करके तब हम बाई फादर लेकर आएंगे। अब यहां से हमें फॉर को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 9। हम अधिक से अधिक इस टेंस में, केवल प्रेजेंट टेंस में आपको हर प्रकार का सेंटेंस समझाने की कोशिश करेंगे ताकि जो नेक्स्ट टेंसेज होंगे उनकी पैसिव वॉइस भी ठीक इसी प्रकार से बन रही है जैसे प्रेजेंट टेंस की बन रही है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन अलग अलग मिलेगी। जो हम परिवर्तन कर रहे हैं वो सब में एक सा ही करना होगा। हाउ डू दे सोल्व द प्रॉब्लम्स, ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। दे क्या सोल्व करते हैं, द प्रॉब्लम। सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। हाउ, इस डू के स्थान पर प्रॉब्लम के अनुसार आर आएगा, बहुवचन है दी प्रॉब्लम्स। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के नीचे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग के नीचे हेल्पिंग, यहाँ एक्टिव के हेल्पिंग डू डज होती है, और यहाँ पर इज एम आर, उनमें से एक ली आर। यहाँ सब्जेक्ट दे है, यहाँ पर दी प्रॉब्लम्स है। अब आती मेन वर्ब, सॉल्व्ड बाय देम। एक्टिव में क्वेश्चन मार्क है, पैसिव में क्वेश्चन मार्क लगेगा। विच सॉन्ग डज सी सिंग डेली, सी क्या गाती है, सॉन्ग। कहाँ है, ये मेन वर्ब है सोल्व, इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ मेन वर्ब सिंग है, सी कौन सा काम करती है, गीत गाने का। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, कहाँ है, इस क्वेश्चन वर्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें से हम इनको अलग कर देंगे, नहीं, ये शुरू में है, ये शुरू में रखा रखा ही यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। विच सॉन्ग, तो इस स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देंगे। एक वचन है तो सॉन्ग के अनुसार ए जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में तो डज के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट शुरू में रखा हुआ है तो इसको हम सी के स्थान पर नहीं लेकर आएंगे क्योंकि इंटरोगेटिव है। ठीक है ना। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, यहाँ मेन वर्ब के
बाद था, तो हमें इसका स्थान बदलना पड़ा। ये तो है ही शुरू में, तो यहीं पर रखा रहेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। विच सॉन्ग इज संग, डूअर है इसमें सी, बाय हर डेली। क्वेश्चन मार्क। हाउ मैनी एप्पल्स डू यू ईट इन द मॉर्निंग। तो यू क्या खाता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट है हाउ मैनी के साथ जुड़ा हुआ। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर बराबर से हैं। यहाँ पर विच के बाद एक वर्ड आ रहा है, यहाँ पर हाउ क्वेश्चन वर्ड के बाद दो शब्द आ रहे हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ये यहीं पर रखा, इसको स्थान नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी एप्पल्स शुरू में आ रहा है, इसको ऐसे ही ऊपर की भांति हम यहाँ पर रख देंगे। एप्पल्स बहुवचन है तो डू के स्थान पर क्या आएगा, आर आएगा। अब थर्ड फॉर्म आएगी ईटन। अब देखिए इसमें इन द मॉर्निंग आ रहा है, तो जो हमारा डूअर है यदि एक ऑब्जेक्ट है तो बाय डूअर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग के बाद आएगा, नहीं, बाय यू इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस प्रकार से ये बनेगा। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव की तरह बनाया जाएगा, अफर्मेटिव का अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव का नेगेटिव की तरह। अब इंटरोगेटिव में फर्स्ट टाइप है तो फर्स्ट टाइप की तरह बनेगा, सेकंड टाइप है तो सेकंड टाइप की बनेगा। व्हाट डज दिस बॉय टेक इन द किचन, यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए था लेकिन इसमें जो है व्हाट वर्ड ही हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। इसको हम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। व्हाट हेल्पिंग इज, व्हाट की में जानकारी नहीं क्या है लेकिन हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो एक वचन में आएगा व्हाट इज। अब आएगा थर्ड फॉर्म टेकन। व्हाट इज टेकन बाय, थर्ड फॉर्म के बाद डूअर आ जाएगा, दिस बॉय इन द किचन, ठीक है। सेंटेंस नंबर 13, होम डज द पियोन कॉल नाउ। पियोन किसे पुकारता है, होम को। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शुरू में आ रहा है क्वेश्चन वर्ड है तो होम ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट होता है हु और एक वचन में काउंट होता है, ये सिंगुलर नंबर होता है हु इज। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। एक्टिव में किस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम ये इंटरोगेटिव में चौथी प्रकार का सेंटेंस आपको बता रहे हैं। वैसे पांचवा है लेकिन ये चौथा प्रकार है, ये एक ही प्रकार से बन रहे हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हु इज कॉल्ड, ठीक, बाय। ये मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब के बाद में डूअर आएगा। डूअर कौन है इसमें, द पियोन, बाय द पियोन। नाउ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो होम और भी वाट का था, आप देखते हैं तो वाट और होम, यहाँ वाट ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बना, या होम ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बना, दोनों का स्ट्रक्चर एक ही प्रकार से है। इससे ऊपर देखते हैं तो ऊपर वाला भी, हाउ मैनी एप्पल्स का भी और विच सॉन्ग, इन चारों सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक प्रकार से है। जहां पर सब्जेक्ट है वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्रम आ रहा है।
हाउ मच मिल्क डज रवि टेक इन द मॉर्निंग। रवि क्या लेता है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, कहाँ है, हाउ मच के साथ शुरू में रखा हुआ है, क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ सब्जेक्ट बना देंगे इसको। हाउ मच मिल्क, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर की वर्ब आएगी। हाउ मच मिल्क इज, अब थर्ड फॉर्म आएगी टेकन बाय रवि। इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। हु कुक्स फूड इन द किचन, यहाँ हु सब्जेक्ट के रूप में है। हु क्या काम करता है, भोजन को बनाने का काम करता है। कुक्स बनाने की क्रिया करता है, क्या बनाने की क्रिया करता है, भोजन को। तो हु यहाँ सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड भी है, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फूड। ठीक है, तो यहाँ हम हु की पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो ये है कि हु सब्जेक्ट है, अभी हमने यहाँ पर होम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनाया था, हु, तो हु का ऑब्जेक्ट क्या है, होम। ये देखिए हु का ऑब्जेक्ट होम, तो यहाँ पर लिखेंगे हु का ऑब्जेक्ट होम, और हम प्रीपोजिशन बाय को होम से पहले लगा देंगे, बाय होम। ठीक, अब फूड के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी बाय होम के बाद। यहाँ एक्टिव में तो नहीं है, लेकिन पैसिव में बाय होम के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद आएगा फूड। ठीक, अब ये इसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म। कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुकड। हम इसके ऊपर देखते हैं सेंटेंस, ये थर्ड फॉर्म है, इसके बाद में हमारा बाय डूअर आ रहा है। ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ बाय डूअर दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जो बाय डूअर है वो शुरू में ही रखा हुआ है। इन द किचन, एक तो ये है। दूसरा हु को जो का त्यों लिखा रहने देंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में है तो वो ऑब्जेक्ट बनकर के बाय डूअर बनकर के बाद में नहीं आएगा, वो शुरू में ही लिखा जाता है। तो इसलिए हमने दूसरे मेथड में हु को जो का त्यों उतार दिया। अब फूड इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इस हु के बाद फूड के अनुसार इज आएगा। हु इज फूड कुक्ड बाय। इस बाय के बाद हम देखते हैं यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में, तो बाय के बाद तो डूअर आ रहा है, यहाँ बाय के बाद डूअर होम नहीं आने का, ये तो पहले ही रखा रहेगा, बस ये बाय के बाद कुछ नहीं लिखेंगे हम इस तरह के सेंटेंस में, हु वाले में। ठीक है, बाय इन द किचन। अगर आपने इस टेंस को और इस टेंस के सभी सेंटेंसेस को स्टडी कर लिया तो आने वाले जो आगे 7 टेंसेस हैं उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हु के साथ नेगेटिव सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव अफर्मेटिव है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इंटरोगेटिव अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हु के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हु का ऊपर के तरीके से ही बाय होम। हु क्या नहीं सीखता है, द पोयम, तो बाय होम इज, पोयम के अनुसार बाय होम के बाद इज आएगा, बाय होम इज द पोयम। अब आएगा नॉट, लर्नड, क्वेश्चन मार्क, और हु इज द पोयम
नॉट लर्नड बाय। यहाँ बाई के बाद डूअर, जैसे ऊपर के सेंटेंस में समझाया हमने नंबर 14 में या इससे ऊपर भी, तो यहाँ पर ये हु बाई के बाद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड बाद में प्रीपोजिशन के बाद नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। नंबर 17, इसमें आपको सभी प्रकार के सेंटेंस को डिस्कस करके आपको समझाया जा रहा है, इसी थोड़ा सा लेंथी है ये। वाई डू द बॉयज नॉट कंप्लीट इट। तो बॉयज क्या कंप्लीट नहीं करते? इट। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है। क्वेश्चन वर्ड अपने स्थान पर ही रहेंगे। वाई, इट के अनुसार इस डू के स्थान पर इज आएगा। वाई इज इट। ठीक है। यहाँ दी बॉय सब्जेक्ट है, यहाँ पर इट आ गया। नॉट कंप्लीटेड बाय दी बॉयज। ठीक है। अब देखिए, हुज बुक डज सी रीड नाउ। सी क्या पढ़ती है? बुक। ये क्वेश्चन वर्ड के साथ ही जुड़ी हुई है, जुड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा। दो शब्द हैं, दो ही शब्द यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे। बुक एक वचन है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। हुज बुक रेड बाय हर। एक्टिव में दो शब्दों के बाद हेल्पिंग है, पैसिव में दो शब्द के बाद आएगी। चाहे इन दोनों शब्द में, तीन शब्द में हमारा ऑब्जेक्ट हो या ना हो, फिलहाल तो इसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो बुक के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है। इन विच रूम डज मदर वर्शिप गॉड डेली। अब देखिए ये सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से पहले तीन शब्द आ रहे हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये पहले तीनों शब्दों को हम जो का त्यों रखेंगे। इन विच रूम। तो मदर पूजा करती है, किसी करती है? गॉड की। तो इससे अलग जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड आए हैं और उनके साथ में हमारा ऑब्जेक्ट था, तो वे शुरू में ही रखे रहे। ठीक है। और उनमें जो नाउन था उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया। लेकिन ये तीनों शब्दों में हालांकि नाउन तो है रूम, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें? गॉड। तो इन तीनों शब्दों के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, तो यहाँ पैसिव वॉइस में भी तीनों शब्द के बाद हेल्पिंग वर्ब गॉड के अनुसार इज आएगा। गॉड। ठीक। इन विच रूम इज गॉड वर्शिप्ड बाय मदर डेली। हाउ डू यू डू इट। देखिए यहाँ पर दो डू आ रहे हैं, ये हेल्पिंग है, ये मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें है इट। ठीक है। तो हाउ, इस इट के अनुसार यहाँ पर इज आएगा। हाउ इज इट। इस डू की थर्ड फॉर्म यहाँ पर डन। डूअर इसमें यू है तो बाय यू। क्वेश्चन मार्क। ही लुक्स आफ्टर हिज इल मदर। देखिए जो इसमें लुक्स है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक। लेकिन इसके साथ प्रीपोजिशन आ गई है, तो इस तरह की वर्ब कहलाती है फ्रेजल वर्ब। ठीक है। तो ही लुक्स आफ्टर हिज इल मदर। ही किसकी देखभाल करता है? हिज। तो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब बन चुकी है, तो हिज इल मदर इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। हिज इल मदर सिंगुलर नंबर है, इज। लुक्ड
आफ्टर। ये प्रीपोजिशन मेन वर्ब के बाद आ रही है, तो पैसिव वॉइस में भी मेन वर्ब के बाद आएगी और उसके बाद ही हमारा प्रीपोजिशन बाय लिख करके ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। हालांकि लुक्स अकेले जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, ही लुक्स, ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव है। लेकिन अब इसके बाद में ये प्रीपोजिशन आ गई तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाती है, अब ये ट्रांजिटिव बन गई है। दीज इनोसेंट गर्ल्स डू नॉट लाफ एट द बेगर। लाफ भी जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन प्रीपोजिशन लगी है तो ये फ्रेजल वर्ब बन गई है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दी बैगर है। ठीक है, तो दी बैगर डू नॉट है तो बैगर के अनुसार यहाँ पर इज नॉट आएगा। लाफ एट, ठीक, ये प्रीपोजिशन यहाँ मेन वर्ब के बाद है तो पैसिव वॉइस मेन वर्ब के बाद आएगी और इसके बाद हमारा आएगा डूअर। बाय दीज innocent girls, the class elects रवि मदर। ध्यान देंगे, इसका ऑब्जेक्ट रवि है, ये रवि का कंप्लीमेंट है। क्लास ने रवि को क्या चुना, मॉनिटर, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, कंप्लीमेंट है, रवि के अर्थ को पूरा करता है। इस कंप्लीमेंट को हम सब्जेक्ट भी नहीं बना सकते, जबकि ये दूसरे ऑब्जेक्ट की भांति दिखाई दे रहा है और क्या के अर्थ में मिल रहा है। कक्षा किसे चुनती है, रवि को। रवि को क्या चुनती है, मॉनिटर, लेकिन ये रवि का क्या है, कंप्लीमेंट है। रवि और मॉनिटर एक ही है। जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, दूसरे को मतलब नहीं होता, एक ही नहीं होते। यहाँ पर ये दोनों एक ही हैं, फिर कंप्लीमेंट है, तो यहाँ हम रवि को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। रवि इज इलेक्टेड, ठीक है, और ये हमारा कंप्लीमेंट अपने स्थान पर है। रवि तो यहाँ से निकल बाहर आ गया, ये इधर खिसक जाएगा। मॉनिटर बाय द क्लास। कंप्लीमेंट कभी सब्जेक्ट नहीं बना जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें रवि है तो रवि को ही सब्जेक्ट बनाया गया। वाई डू यू मेक सोहन वरीड, इसमें वरीड आ रहा है, ठीक है, ये कंप्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सोहन है। इंटरोगेटिव है ये सेंटेंस, सोहन ऑब्जेक्ट है और ये वरीड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, ये कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो वाई सोहन के अनुसार डू के नीचे ई जाएगा, वाई इज सोहन मेड वरीड। देखिए दो थर्ड फॉर्म आ रही हैं, ये यहाँ पर कंप्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। पास्ट पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इनका प्रयोग किया जाता, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो वाई इज सोहन मेड वरीड बाय, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया और ये जो हमारा कंप्लीमेंट था ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ही आएगा, उसके बाद डूअर आएगा, बाय यू। इस प्रकार से हम ये पैसिव वॉइस बनाएंगे। इतने सारे सेंटेंस मैंने आपको, सो मैनी एग्जाम्पल्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू सो दैट द टॉपिक ऑफ मेकिंग एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, चेंजिंग active voice into passive voice may be clear. So study these examples and rules. I hope the chapter will come to you easily. You will understand the topic easily. Thanks.